डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैट्रिक्स के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कि जो है बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, आज हम लोग जो है मैट्रिक्स में ही पढ़ेंगे जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और बाई फार्मूला, जो कि फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी हम लोग एडजॉइंट याद करना सीखेंगे, डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक टॉपिक जो इनवर्स ज्ञात करने में हमारा सहयोग करेंगे, बस उतना ही, क्योंकि हम लोग को डिटर्मिनेंट्स एक अलग टॉपिक पढ़ना है, तो उतने डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारा इनवर्स ज्ञात करने में सहयोग करें, और उसके बाद जब डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़ा जाएगा तब हम पुनः डिटर्मिनेंट को विस्तार रूप से जो है वहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि इनवर्स में हमारा सहयोग करेंगे, जिसमें से पहला आपका है डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होती है ये जानना ज़रूरी है, यहाँ पे ओरली डिफिनीशन जानना ज़रूरी है, जो कि आपका अभी आपको बताया गया कि केवल इनवर्स में सहयोग लेना है, बाकी जो है विस्तारित रूप से हमको आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, तो ध्यान से आप समझें। किसी भी वर्ग आव्यूह को वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिनके जो है आर्डर क्या हो, इस प्रकार हो कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, उसी प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह आप कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग ऐसा वर्ग, किसी वर्ग आव्यूह को जो है हम एक विशेष प्रकार का रूप दे सकते हैं, एक विशेष प्रकार के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और उस विशेष प्रकार के तरीके को हम जो है सारणी कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ध्यान रहे, आपने पहले कह दिया किसी वर्ग आव्यूह को, दैट मीन्स जब हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, जो है कोई ज़रूरी नहीं था वर्ग मतलब जो है आर्डर समान हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान हो, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि डिफिनीशन स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को एक विशेष प्रकार का रिप्रेजेंटेशन, एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन को जो है समझना क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या बनेगी, देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन be associated to an expression or number which is known as क्या, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अभी इतनी बातें आपको केवल जाननी है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम क्या करते हैं, कैन बी एसोसिएटेड, एक प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, एक प्रकार से सरल करते हैं, एक अलग प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, टू एन एक्सप्रेशन, व्यंजक के रूप में और अथवा एक नंबर के रूप में, व्हिच इज नोन एज डिटर्मिनेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सारणिक नाम देते हैं। ठीक है, अब देखें आगे, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी ये मान लिया गया कि जो अगर ए आपका कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आर्डर कितना है उसका, n, यानी कि पंक्तियों की संख्या भी n है और स्तंभों की संख्या क्या है, n है, तब हम इसको डिटर्मिनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देन
determinant, then determinant of A can be represented by det A, इसको आप इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, और इस रूप में लिखेंगे। दो रूप इसके हैं, दोनों को आप जो है इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच दैट अब देखिए, आपने कहा है ऑर्डर n का आपने क्या कहा है, ऑर्डर n का, तो हम लोग ऑर्डर n का एक जो है डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n। इस प्रकार से जो है आप रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट लाइन जो है AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट AN। ठीक है, कोई एक वर्ग आव्यूह है जिसको हम लोग जो है एक अलग प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसका नाम, जो व्यवस्था का नाम रखा गया वो डिटर्मिनेंट रखा गया, दैट मीन्स सारणिक रखा गया। ठीक है और उसको हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस मॉड जैसे रिप्रेजेंटेशन में, जिस प्रकार से आप मैट्रिक्स में इसके जो है एक ब्रैकेट जैसा आप लगाते थे, उसी प्रकार यहाँ मॉड जैसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और उसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर उसका ऑर्डर n है। तो ये था मैट्रिक्स की पहचान। ठीक है, अब हम कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं ये आपके लिए ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई जो है एक टॉपिक रखा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स आपका है वो आपका क्या है, A11 है। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, A11। यदि एक मैट्रिक्स रखा गया A = A11, ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है उसके क्रम और या हमको लोग कहते हैं पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक ही है, अर्थात उसमें एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, A11 ही आएगा। ये टॉपिक बताने का इतना मतलब है कि हम लोग ये समझ जाएं कि किसी भी सारणिक का किस प्रकार से प्रसार करते हैं, किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं, ये जानना जरूरी है। किस उद्देश्य से, इनवर्स के उद्देश्य से। ठीक है, बाकी आपको जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट कराया जाएगा। दूसरा है डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, 2x2 का है, तो इसका मतलब 2x2 का है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगा A11, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट केवल जो है एक ब्रैकेट जैसा हटा करके मॉड जैसा रूप आप देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन बात ये आती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई, मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के
मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ से हम डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें तो A11 A22 माइनस A12 A21 ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए, ये समझने वाली बात होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of order 3, इसी का विशेष काम लगता है किसमें, इनवर्स ज्ञात करने में विशेष तरीके से इसी का काम लगता है। जनरली आपका 3x3 का ही पूछा जाता है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें कि कैसे हम इसका प्रसार कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स ए है, AIJ, इसका आर्डर कितना है, 3x3 का है। इसका मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए, जब 3x3 में आते हैं तो समझना क्या है, इसका जब आप प्रसार करते हैं तो जो है किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है। किसके सापेक्ष करना होता है, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ। ये ध्यान दीजिएगा, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम A11 रखते हैं, क्या रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, A11, तो वह पंक्ति और वह स्तंभ छूट जाएगा और जो इसका उपसारणिक होगा उसी का प्रसार होगा। A11 और A12 A13 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, उसके बाद साइन, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। ये सारी बातें आपको डिटर्मिनेंट में स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी। आप केवल इतना समझने का प्रयास करें कि हम किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करते समय डिटर्मिनेंट का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है, चिन्ह होता है, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस रूप में होता है। ठीक है, अगर 2x2 का रहेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार से रहेगा, यानी अल्टरनेट फॉर्म में इसका चिन्ह चलता है। पहला प्लस तो फिर माइनस, आगे आएगा तो प्लस, आगे आएगा तो फिर माइनस, इस प्रकार से। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा A12, माइनस क्या हो जाएगा, A12। काम हमारा वही है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ को लेंगे, ठीक है, या इस प्रकार से कह सकते हैं, जिस एलिमेंट को लेंगे उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाएगा, उसके उपसारणिक का जो है मान ज्ञात करना पड़ेगा। A12 है, यानी ये दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, पहला पंक्ति छूट जाएगा। A21 का गुणा होगा A33 से, A21 का गुणा होगा A33 से, माइनस A23 का गुणा होगा A31 से, A21 का गुणा A33 से, A23 का गुणा A31 से, और लास्ट टाइम में प्लस A13 होगा, और इसके बाद ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति छूट जाएगा, A21 A32 माइनस A22 A31। इस प्रकार से आपको प्रसार करना होगा। ठीक है, किसी भी 3x3 जो है डिटर्मिनेंट्स का हमें उसका प्रसार किस प्रकार से करेंगे वो आप समझ सकते हैं। अगर आते हैं एक एग्जाम्पल के मेथड से इसका प्रसार समझने का प्रयास करें, वो आंकिक मानों पर स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। मान लेते हैं 2 3 1 5 -3 2 8 9 1, इस प्रकार से कोई डिटर्मिनेंट है। आप हम लोगों को इनका प्रसार करना है। हम मान लेते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष करना है,
तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है। 2 लेने पर हमारा पहला पंक्ति छूट गया, पहला स्तंभ छूट गया। -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, फिर -3 का नंबर आया, चिन्ह क्यों? क्योंकि ये प्लस ये माइनस तो ये प्लस, अल्टरनेट में चिन्ह चलेगा। अब आपका आएगा क्या, 3 का जो है, जब 3 आप लेंगे तो पहला ये स्तंभ छूटेगा दूसरा और पहली पंक्ति छूट जाएगी। 5 का गुणा 1 से तो 5 इंटू 1 -2 इंटू 8। ठीक है, फिर आप 1 जब रखेंगे तो ये तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छूटेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 -3 मल्टीप्लाई बाई 8, इतना आना चाहिए। अब 2 हो जाएगा, देखिए -3 और -18 -21, सही है। -3 -18 -21 और -5 हो जाएगा और ये होगा 16 -16, अर्थात कितना आएगा -11 माइनस प्लस 33। 3 का मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा 33। और इसके बाद यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ रहेगा प्लस 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और माइनस प्लस 8 3 जा 24, अर्थात ये आएगा कितना 54969 आएगा। क्या आना चाहिए 69 -42 प्लस 33 प्लस 96। इस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट्स का जो है प्रसार कर सकते हैं। जो भी इसका जवाब आएगा आप उस हिसाब से जो है 9 3 12 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब -42 और प्लस 9 3 12 होगा और यहाँ 102 होगा। इसका मतलब इसका जवाब क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है डिटर्मिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक बताया क्या गया है, केवल आपको डेफिनेशन बताई गई और डेफिनेशन के बाद आप जो है डिटर्मिनेंट्स का कैसे प्रसार करेंगे। अगर आपको ऑर्डर 1 मिला, अगर ऑर्डर 2 मिला, ऑर्डर 3 मिला, तब आप इसका कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, इतनी बातें आपको बताई गई। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और मुख्य बिंदुओं की तरफ चलते हैं, जो हमारा इनवर्स के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी भी टॉपिक चल ही रहा है मैट्रिक्स में। केवल डिटर्मिनेंट बताने का इतना उद्देश्य है कि आपको जो है इनवर्स के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहते तो आपको डिटर्मिनेंट ही पढ़ाया जाता, लेकिन अभी भी आपके मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ना अनिवार्य है, इसीलिए पहले आप इनवर्स ही समझ लें। ठीक है, तो अगला है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और ये एक और है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो है हिंदी जानने इसका आप क्या होता है, इसको हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अब सबसे अच्छा है सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये कहना, क्योंकि जो है थोड़ा सा उल्टा है, जब नॉन लगा तो केवल व्युत्क्रमणीय है और जब जो है नॉन नहीं लगा है तो अव्युत्क्रमणीय है। इससे अच्छा आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को याद रखें। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य हो जाए, जिसके सारणिक का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो वह जो वर्ग आव्यूह है वो क्या कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनाया जा सकता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स यानी एक जो है वर्ग आव्यूह, एक सिंगुलर आव्यूह यानी कहने का मतलब आव्यूह क्रम में आव्यूह होगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बस इतनी बातें आपको समझनी है कि जो है कोई वर्ग आव्यूह सिंगुलर तभी होगा जब उसके डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि नॉन सिंगुलर में क्या होगा। नॉन सिंगुलर में क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी वर्गाव्यूह का सारणिक ज्ञात किया जाए, उसका मान अगर 0 आ जाता है तो वह सिंगुलर है, अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इतनी बातें याद रखेंगे। इसका काम भी इन्वर्स में हमको रखना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आप देख लें, कोई भी जो है वर्ग आव्यूह हमारा जो है सिंगुलर होगा यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, नॉन सिंगुलर होगा यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, अगला इसमें है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर और क्या है, कोफैक्टर्स, ये क्या होते हैं इसको आइए समझते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस और ये कोफैक्टर्स। ठीक है, इसका नाम जो है इसको कहते हैं सहखंड या सहगुणनखंड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सहखंड या सहगुणनखंड। इसकी जो है हिंदी नहीं स्पष्ट है, आप केवल माइनर समझे कि माइनर क्या होता है। माइनर और जो है हम कोफैक्टर को कैसे डिफाइन करें, ये समझने की बात है। देखें, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आइए हम इसके डिफिनेशन से समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखें इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी। इफ लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, द माइनर इसको समझिएगा, द माइनर ब्रैकेट में इसको m कहा जाता है, यम आई जे, यह मतलब माइनर। और जब हम लोग कोफैक्टर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, सी आई जे। कोफैक्टर का फर्स्ट ये जो है डिजिट सी है तो उसको सी आई जे, यम का यम है तो उसको एम आई जे, ऐसे डिफाइन कर लेंगे। ऑफ ए आई जे इन ए, यहाँ तक पहले समझें। एक जो है ए आई जे वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तब उसका जो माइनर होता है एम आई जे, किसका, ए आई जे का, किसमें, ए में। ए क्या है, मैट्रिक्स है। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 obtained by लीविंग मतलब छोड़ने पर, ith रोज एंड jth
कॉलम। ठीक है, ये समझे क्या है कि अगर कोई एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, क्या है, वर्ग आव्यूह है जो ए आई जे के रूप में रिप्रेजेंट है, जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तब जो इसका माइनर होगा एम आई जे, वो ए आई जे का माइनर ए मैट्रिक्स में इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होता है ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी दिए गए वर्ग आव्यूह का सब मैट्रिक्स, यानी जो है उप आव्यूह का है, उप आव्यूह का आप कह सकते हो, ऑफ ऑर्डर n-1, ऑर्डर उसका क्या होगा, n-1 होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्ग आव्यूह है उसका ऑर्डर क्या है, n है। कहीं ना कहीं अभी आप हम लोग पीछे पढ़े हैं ना कि जब डिटर्मिनेंट का प्रसार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ने पर बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, बड़े का उप आव्यूह तो कहलाएगा। वही बातें यहाँ करनी है, ठीक है, वही बातें यहाँ आपको करनी है। तो जो है हम उप आव्यूह लेते हैं, लेकिन जो टर्म आप लेंगे, जो पद आप लेंगे, उस रोज को और उस कॉलम को छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जो है माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस जरूरी है कि आप माइनर और जो है कोफैक्टर को किस प्रकार से समझें। फॉर एग्जाम्पल ले लिया गया कि जो है a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ली गई 4 - 7 4 - 7 -3 5 4 - 7 -3 5। देन अब इसका माइनर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, माइनर। ध्यान रहे जो माइनर होगा वो ए आई जे का होगा, दैट मीन्स टर्म का माइनर होगा। यहाँ से स्पष्ट है, एलिमेंट का माइनर होगा, ना कि मैट्रिक्स का माइनर होता है। समझ में आ गया। इन ए, हाँ, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है, क्योंकि एम आई जे ए आई जे का कहलाएगा। ठीक है, अब देखें, अगर आपको ज्ञात क्या करना है, A11 या सॉरी M11 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, M11। तो ये क्या है, ये है माइनर ऑफ A11। M11 है तो माइनर ऑफ क्या, अब भाई यहाँ IJ11 है तो इसका भी IJ11 होगा। इसका मतलब M11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A11 में क्या होगा, आप देखें, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ किसका डिटर्मिनेंट, अब ये देखें किसका डिटर्मिनेंट, स्क्वायर सब मैट्रिक्स उप आव्यूह कब, ith रो और jth कॉलम को छोड़ देने पर। इसका मतलब अगर A11 है तो इसका ith रो क्या हुआ, पहला रो हुआ, और jth कॉलम का मतलब पहला ही कॉलम हुआ। इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए। ith रो और jth कॉलम कहने का मतलब यही हुआ कि हम जो एलिमेंट ले रहे हैं, जो एलिमेंट माइनर के रूप में ले रहे हैं, उस आई यानी उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छोड़ दिया जाए। दैट मीन्स पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दिया जाए, उसी का डिटर्मिनेंट माइनर कहलाएगा किस दिए गए मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर आप जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ दें, बाकी बचे जो है एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट माइनर कहलाएगा एलिमेंट का किसी मैट्रिक्स में। ठीक है, ये ध्यान दें। अब देखें A11 में क्या है, पहला पंक्ति छोड़ दिया जाए, पहला स्तंभ छोड़, क्या होगा 5, और इसका डिटर्मिनेंट 5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 5 होगा। 5 का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 5 रहेगा। ऐसे M12 में क्या होगा, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ क्या A12। अब देखें माइनर ऑफ A12 क्या हुआ, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए, बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए, -3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा -3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा।
ऐसे माइनर ऑफ 2 1 यानी माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A21 कितना होगा, A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो -7 होगा। और ये माइनस, ध्यान रहे एक एलिमेंट लिखा गया है तो आप इस सिंबल को मॉड ना समझें, आप इस सिंबल को मॉड ना समझें क्योंकि यहाँ मॉड नहीं है। अगर आप मॉड समझ जाते हो तो फिर ये प्लस है, अगर आप मॉड समझ जाते हो तो -7 का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको मॉड नहीं समझना है, आपको डिटर्मिनेंट समझना है। ये डिटर्मिनेंट का रूप है ना कि मॉड का रूप है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। एक और बचा है, माइनर ऑफ 2 2 क्या होगा, माइनर ऑफ A22, A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो 4 होगा। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार से किसी भी टर्म का, किसी भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट का माइनर ज्ञात कर सकते हैं और किसी डिटर्मिनेंट का माइनर उसके प्रत्येक एलिमेंट के माइनर के बराबर होगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालें, वही उस जो है उस दिए गए डिटर्मिनेंट या उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर कहलाएगा। इस माइनर को हम चलते हैं 3x3 ऑर्डर, यानी जो है 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, प्रत्येक टॉपिक्स का आप नोट बनाते हुए चलेंगे, आप ही के लिए फायदा होगा। चलिए एक 3x3 का जो है मैट्रिक्स लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 -3 2 -1, ठीक है। 2 -4 3, ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इसका माइनर्स ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, माइनर्स ज्ञात करना है। तो इसका माइनर्स कैसे आप पाएंगे, देखिए इसमें क्या करना है, M11 सेम टॉपिक वही रहेगा। M11 मतलब माइनर ऑफ A11। अब आप देखें, आपने कहा था कि किसी एलिमेंट का माइनर ज्ञात करते समय हम उस जो है संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, बाकी बचे उप अवयव के सारणिक का मान उसका माइनर कहलाता है, ठीक है। यही आपने डेफिनेशन में कहा है। तो आप बताएं, पहली पंक्ति छूट गया और पहला स्तंभ छूट गया, जो बचा वर्ग अवयव उसी का डिटर्मिनेंट -1 -4 और 3 चेक कर लें। पहले A11 है यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छूट गया, 2 -4 -1 थे। और इसका जो है प्रसार आपने किया हुआ है कि मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई। इसका मतलब कितना आएगा, यह आएगा 2 3 जा 6 और -4 1 जा 4। इसका मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार आप M12 निकालेंगे तो माइनर ऑफ A12 डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग ith रोज jth कॉलम, ठीक। देखें क्या होगा, A12 में पहली पंक्ति छूटेगा, दूसरा स्तंभ छूटेगा, यानी -3 2 -1 3, ये उसका उप अवयव बचेगा, सब मैट्रिक्स बचेगा जिसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा -9 और -2 अर्थात कितना, -7। M13 A13 क्या होगा, M13 में A13 क्या होगा, जरा बताएं आप। पहले पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा तो -3 2
2 माइनस 4 और ये कितना होगा, ये आपका आएगा प्लस 12 माइनस 4 यानी 8 होगा। m21 कितना होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया जाए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया जाए, आना चाहिए 2 माइनस 4 3 और 3, ठीक है 6 होगा और प्लस 12 होगा यानी कितना आएगा 18 आएगा। ऐसे m22 कितना होगा, माइनर ऑफ A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़कर बाकी बचे उपावयव का सारणिक, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 3 1 2 3 3 और ये कितना होगा 3 माइनस 6 अर्थात माइनस 3। ऐसे m23 कितना होगा, माइनर ऑफ A23 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त उप अवयव के सारणिक का मान। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 2 2 माइनस 4 आएगा और ये होगा माइनस 4 अर्थात माइनस 8 होगा, ठीक है। m31 माइनर ऑफ A31 तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देने पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 3 माइनस 1, इसका मतलब माइनस 2 माइनस 6 माइनस कितना होगा 8 आएगा। m32 माइनर ऑफ A32 डिटर्मिनेंट ऑफ जो है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए 1 3 3 माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 10। और उसके बाद m33 माइनर ऑफ A33 तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त उप अवयव के सारणिक का मान 1 2 3 2 इस प्रकार से बनेगा और 2 माइनस 6 अर्थात माइनस 4। इस प्रकार से आप किसी भी जो है वर्ग अवयव के माइनर का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान, माइनर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है समझ में आना चाहिए। माइनर होगा क्या है, एक लाइन में हम लोग ये जाने कि माइनर हमेशा वर्ग अवयव के एलिमेंट्स का होता है और जिस एलिमेंट का माइनर ज्ञात करना है उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी प्राप्त उप अवयव के सारणिक का मान उसका माइनर कहलाएगा, ठीक है। एक आपको माइनर ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसका माइनर ज्ञात करना है और इसका माइनर आपको कमेंट बॉक्स में ज्ञात करके बताना है, आवश्यक रूप से बताना है कि इसका माइनर कितना होगा। देखें ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आपको माइनर ज्ञात करना है। आप माइनर ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि इसका माइनर कितना होगा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉइंट थी वो माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। देखें कोफैक्टर, आपने अभी माइनर को पढ़ा, माइनर और कोफैक्टर को एक साथ रखने का क्या मतलब है। माइनर और कोफैक्टर में कहीं ना कहीं समानताएं हैं, कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो माइनर में आपने कहा क्या है, देखें माइनर में आपने कहा है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन आपने कहा क्या है, देन माइनर Mij ऑफ Aij, ये तो आपने कहा है। देन द माइनर Mij ऑफ Aij, यहाँ क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहेंगे। देन द कोफैक्टर Cij ऑफ Aij, वहाँ पे Mij था, यहाँ Cij। यानी ये भी स्पष्ट हो गया कि किसी भी
वर्ग आव्यूह का जो कोफैक्टर निकलेगा, जो सह गुणनखंड आएगा, वह भी एलिमेंट्स का ही होगा। किसका होगा? उनके एलिमेंट्स का ही होगा, ना कि किसी मैट्रिक्स का होगा। मैट्रिक्स का होगा कहलाएगा यदि उसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम निकाल लें। ठीक है, सेम आपका माइनर के तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जो है ए आई जे ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ ए आई जे इन ए, ठीक है, इन ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे टाइम्स ऑफ यानी गुणा टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोफैक्टर होगा ए आई जे का दिए गए मैट्रिक्स ए में, वो -1 टू पावर i प्लस जे टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स, यानी सेम टू सेम आपका किसमें गया? माइनर में गया। लेकिन माइनर में -1 के पावर i प्लस जे नहीं था, और यहाँ -1 टू पावर i प्लस जे होगा, इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप जो है सम मैट्रिक्स में किसी भी जो है दिए गए वर्ग आव्यूह के सारणिक को ज्ञात करते समय आप क्या कहेंगे कि जो कोफैक्टर ऑफ सी आई जे होगा ए आई जे का, वो इक्वल होगा किसके? -1 टू पावर i प्लस जे टाइम्स गुना ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द सम मैट्रिक्स। हाँ, अभी आपने कहा था लिविंग, वहाँ भी लिविंग रहेगा, कोई बात नहीं है। ऑफ ऑर्डर भी रहेगा n-1, ऑफ ऑर्डर क्या होगा? n-1 ऑब्टेन्ड बाई, कैसे प्राप्त होगा? ऑब्टेन्ड बाई लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम, यानी ith रो को और jth कॉलम को छोड़ देने पर प्राप्त उप आव्यूह के सारणिक तथा -1 टू पावर i प्लस जे का मल्टीप्लीकेशन ही उस दिए गए आव्यूह के एलिमेंट का क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, माइनर और कोफैक्टर में क्या समानताएं हैं। माइनर पे आपने क्या कहा था? एक लाइन की बात करते हैं। माइनर में आपने कहा था किसी भी वर्ग आव्यूह का माइनर उसके प्रत्येक एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त उप आव्यूह का सारणिक होता है। ठीक है, यहाँ क्या आप कहेंगे? कोफैक्टर में किसी भी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर उसके संगत स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पर प्राप्त उप आव्यूह के सारणिक तथा -1 पावर i प्लस जे के गुणनफल के बराबर होगा। इतनी बातें आप कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ a इज इक्वल टू 4 - 7 4 - 7 इसलिए C11 वहाँ क्या था? M11 मतलब क्या था? माइनर ऑफ A11। यहाँ क्या है? C11, इसका मतलब है माइनर ऑफ A11। इसका मतलब जब कोफैक्टर है तब -1 पावर i प्लस जे, i का मान 1, और यहाँ से समझिएगा
आई का मान 1 और जे का मान 1, इसका मतलब -1 टू पावर 1 प्लस 1, ये बात समझना है। ith प्लस जे, इसका मतलब जो आप एलिमेंट लेंगे संगत पंक्ति और स्तंभ का योग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ उप सारणिक इसका जो मिलेगा उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देने पर, इसका मतलब क्या मिला, ये पॉजिटिव रहेगा और इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। और C12 माइनर ऑफ A12, इसका मतलब -1 पावर 1 प्लस 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देने पर, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देने पर 5, इसका मतलब -5 आएगा। डिफरेंस मिलेगा लेकिन वही डिफरेंस का आएगा केवल -1 पावर आई प्लस जे वहाँ क्या होता है, संगत एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ की संख्या होती है, ये ध्यान दीजिएगा। पंक्ति या स्तंभ का नाम भी बोल सकते हैं आप। C21 क्या होगा, सॉरी माइनर नहीं रहेगा भाई, सॉरी यहाँ क्या रहेगा, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A21 यानी -1 के पावर 2 प्लस 1 और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो -7, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। C22 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A22, इसका मतलब -1 पावर 2 प्लस 2 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देने पर 4 होगा, इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्गावयव का कोफैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है कोफैक्टर और माइनर में केवल इतना डिफरेंस है, जो -1 के पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाइड होता है ये कोफैक्टर में होता है, माइनर में केवल उपसारणिक का मान हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार एक 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 -3 -3 2 -1 2 -4 3, पिछला ही एग्जाम्पल है, केवल आपको एक दूसरे में डिफरेंस समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप बताएं C11, आप बताते चले अब कोफैक्टर ऑफ A11, इतना तो कर ही सकते हैं कि -1 के पावर 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि A11 है, I का मान 1 है, J का मान 1 है, -1 के पावर 1 प्लस 1, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स लिविंग फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, 2 -1 -4 3, यहाँ क्या आएगा, 1 ही आएगा और यहाँ रहेगा आपका कितना, 6 -4 यानी क्या है, 2 आएगा, ठीक है। C12 कोफैक्टर ऑफ A12 -1 to power 1 plus 2 times of सब determinants of living first column and first rows and second column, first क्या rows and second column, -3 -1 2 3, यहाँ तो माइनस अब की बार आएगा, क्या आएगा, माइनस, यहाँ आएगा -9 और +2, अर्थात कितना होगा, यहाँ -7 यानी प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप बताएं C13 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A13 -1 to power 1 plus 3 और लिविंग ऑफ फर्स्ट रोज एंड थर्ड कॉलम, -3 to 2 -4, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 + 3 है और ये रहेगा कितना, +12 -4, यानी कि क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। C21 कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A21 होगा -1 के पावर 2 + 1 होगा, सेकेंड पंक्ति और जो है फर्स्ट स्तंभ को छोड़ देने पर 2 3 -4 3 होगा, इसका मतलब यहाँ भी माइनस मिलेगा और 6 + 12 हो जाएगा यानी -18 रहेगा, क्या रहेगा, -18 रहेगा, ठीक है। C22 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A22 होगा
और -1 के पावर 2 + 2 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए 1 3 1 3 2 3 आएगा। इसका मतलब यह तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ होगा कितना 3 - 6 यानी -3। इसी प्रकार C23 क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A23 कोफैक्टर ऑफ A23 -1 के पावर 2 + 3 लिविंग ऑफ सेकेंड रोज एंड थर्ड कॉलम 1 2 2 -4। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा यहाँ माइनस आएगा और -4 -4 -8 यानी +8 हो जाएगा। इसी प्रकार C21 क्या होगा कोफैक्टर ऑफ क्या A31 कोफैक्टर ऑफ A31 -1 के पावर 3 + 1 थर्ड जो है पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ छोड़ देने पर 2 3 2 -1। इसका मतलब क्या होगा यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ क्या होगा -2 - 6 यानी -8 मिलेगा। और अभी भी आपका 2 बचा हुआ है कौन सा C32 बराबर कोफैक्टर ऑफ A32। इसका मतलब -1 के पावर 3 + 2 यानी थर्ड पंक्ति और सेकेंड स्तंभ को छोड़ दिया जाए 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1। ठीक है क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव होगा -1 + 9 होगा यानी आएगा कितना -8। C33 क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A33 होगा -1 के पावर कितना 3 + 3 होगा थर्ड पंक्ति और थर्ड स्तंभ को छोड़ दिया जाए 1 2 -3 2 होगा यहाँ पॉजिटिव आएगा 2 होगा और +6 हो जाएगा यानी क्या आएगा 8 आएगा। इस प्रकार से आप जो है कोफैक्टर ज्ञात कर सकते हैं कि तो आपने अभी भी एग्जांपल्स देख चुके कि कोफैक्टर और माइनर में इतना डिफरेंस है केवल इतना डिफरेंस है कि माइनर आपका केवल जिस किसी एलिमेंट के संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त उप आव्यूह के सारणिक का मान होता है, जबकि कोफैक्टर आप जो होता है संगत एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर प्राप्त उप आव्यूह के सारणिक का मान तथा -1 पावर I + j यानी उस संगत एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ की संख्या का योग के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये दोनों डिफरेंस है। अभी इसका आपको जो है होमवर्क क्या है इसका होमवर्क जो अभी आपके पिछला आपको क्वेश्चन दिया गया जिसका आपको माइनर ज्ञात करना है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसी क्वेश्चन का माइनर और उसी क्वेश्चन का कोफैक्टर बताना है। समझ में आ रही बातें जो आपको होमवर्क दिया गया है उसी क्वेश्चन का माइनर और उसी क्वेश्चन का कोफैक्टर ज्ञात करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा। कमेंट बॉक्स आपके ज़रूर देखे जाते हैं कि आपके जवाब क्या आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एडजॉइंट। अगला टॉपिक क्या है एडजॉइंट। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने केवल यही पढ़ा कि जो है डिटर्मिनेंट्स के डिफिनीशन डिटर्मिनेंट्स के प्रसार और सिंगुलर नॉन सिंगुलर माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है एडजॉइंट। ठीक है क्या पढ़ना है एडजॉइंट पढ़ना है और उसके बाद 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं और उसके बाद फार्मूला आपको पढ़ना है A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ। ये फार्मूला पढ़ना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। क्या लगाने हैं क्वेश्चन लगाने हैं। ऑर्थोगोनल पढ़ना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है और उसके बाद रैंक पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है।
ये चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगी, तो आप नेक्स्ट लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि इसमें ऑर्थोगोनल और रैंक आपके काम की चीज़ है। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि रैंक को हम कैसे पाएंगे मैट्रिक्स का, और ऑर्थोगोनल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया हो, कुछ आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, और नए स्टूडेंट उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप सबका ये दायित्व है कि आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोज जो भी आपको मिलते हैं वो नए स्टूडेंट के पास, उन स्टूडेंट के पास भेजने का प्रयास करें जो कहीं ना कहीं स्टडी से जुड़े हुए हैं, वो किसी प्रकार की सुविधा में हैं या नहीं हैं, तो आप वहाँ भेजें और उनको बताने का प्रयास करें।